हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ब्लड यानी कि रक्त यानी कि खून, इसके अंदर एग्जैक्टली कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी क्या चीज़ें अंदर होती हैं और इसका ब्लड का फंक्शन क्या है। ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है जो फिजियोलॉजी में ब्लड सेक्शन में पढ़ा जाता है। इसके बाद हम प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो ब्लड के कंपोनेंट्स है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, उसके बारे में इन डिटेल और इम्यूनिटी के बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के बस छोटे से इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ दी ब्लड। ठीक है, तो पहली बात थोड़ा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी ब्लड पे जाते हैं, यानी कि ब्लड दिखता क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी ब्लड में देखिए, पहले उसके कलर पे आते हैं। कलर तो आपको जैसे पता है, कलर सब लोग आम भाषा में उसको रेड कहेंगे। तो टू बी मोर स्पेसिफिक, ओपेक रेड। ओके, तो एक नॉर्मल ब्लड का जो कलर है उसे ओपेक रेड इन कलर है, यानी कि जो खून का कलर है ओपेक रेड है, जिसमें दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं आमतौर पे, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्राइट रेड होता है, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जनरली डार्क रेड रहता है। बट इन जनरल कलर इसका ओपेक रेड है। और ये रेड इसलिए होता है क्योंकि इस आरबीसी, एक जो सेल्स है उसके अंदर हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, उसकी प्रेजेंस की वजह से ये कलर जो है रेड नजर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम। ब्लड यानी कि खून का हमारे पूरे जिस्म में वॉल्यूम कितना होता है, तो एक नॉर्मल अडल्ट में ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर वॉल्यूम होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर वॉल्यूम होता है, जो कि 8% ऑफ द बॉडी वेट होता है, यानी कि 8% ऑफ द बॉडी वेट। यानी कि अगर मान लीजिए आपका वजन 100 किलो है, 100 किलो तो होता नहीं, मैं आपको परसेंटेज के लिए बता रहा हूँ। 100 किलो का अगर कोई शख्स है तो उसमें से 8 किलो उसका खून का वजन होगा। तो अगर 50 किलो अगर वजन है तो उसका 4 किलो उसका जो है उसमें से 4 किलो ब्लड यानी कि खून रहेगा। ठीक है, और इसको अगर हम पर केजी बॉडी वेट में भी अगर हम देखें तो वो 80 ml पर केजी बॉडी वेट होता है, यानी कि 80 ml हर केजी। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई 10 किलो का कोई बच्चा है तो उसका जो उसके अंदर खून का अगर हम देखेंगे तो 80 × 10 यानी कि 800 ml उसमें ये रहेगा। ठीक है, तो ये रहा वॉल्यूम। कलर हो गया, वॉल्यूम हो गया। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन। ओके, कितना गाढ़ा होता है। जनरली हम जो है वाटर से इसको कंपेयर करते हैं तो पानी के मुकाबले ये तकरीबन देखिए 4 से 5 गुना विस्कस देन द 4 to 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, यानी पानी से 4 से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है ये। ओके, तो उसको विस्कोसिटी कहते हैं। फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड जो है 1.050 से लेके 1.060। ये भी वाटर से कंपेयर करते हैं। अगर वाटर को हम 1 मान लें तो उससे चुप थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो है ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि आरबीसी और प्लाज्मा, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आरबीसी की अगर हम अकेले से स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो वो तकरीबन 1.090 होगी, और अगर हम उसकी प्लाज्मा की अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें अगर पानी के मुकाबले तो 1.030 है। इन दोनों को मिलाकर इन जनरल 1.050 से 1.60 होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कलर, वॉल्यूम, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच ऑफ द ब्लड। ओके, सो पीएच जैसे कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीएच में एसिडिक होता है कोई सोल्यूशन, कोई अल्कलाइन होता है। तो ब्लड का पीएच अल्कलाइन की तरफ है, 7.4 है, प्लस और माइनस 0.5, तो 7.4 है, यानी कि अल्कलाइन होता है, माइल्ड। ठीक है, 7 जो है न्यूट्रल होता है आमतौर पर, 7.4। तो ये जो है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड है। अभी हम डिस्कशन करते हैं कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ओके, कंपोजिशन
फिर इसके बाद फंक्शंस ऑफ द ब्लड के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ब्लड के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, जो एक नॉर्मल इंसान में 5 to 6 लीटर्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी 5 से 6 लीटर जो है खून होता है, तो वो उसके अंदर एग्जैक्टली होता कितना है, पानी के होता है या कुछ सेल्स होते हैं, तो क्या होता है। तो मान लीजिए अगर हम ब्लड को निकाल लें, ठीक है, ब्लड के एक सैंपल को टेस्ट ट्यूब में, आपने जैसा देखा होगा लैबोरेटरी में कोई भी टेस्ट करने के लिए ब्लड के सैंपल को निकालते हैं आमतौर पे वेन से, तो पेरिफेरल वेन से। तो अगर हम थोड़ा सा ब्लड को निकाल लें और एक टेस्ट ट्यूब में डाल लें, ठीक है, फिर वो टेस्ट ट्यूब में अगर डालेंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो वो ना क्लॉट हो तो उसमें हम एंटीकोएगुलेंट एक केमिकल डाल देंगे, ठीक है, तो जिससे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि एंटीकोएगुलेंट क्या होता है। अभी वक्ती तौर पे आप इतना याद रखिए, एक टेस्ट ट्यूब में हम एंटीकोएगुलेंट डाल दे के ब्लड डालें, यानी ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यानी सॉलिड नहीं बनेगा। तो मान लीजिए अगर हमने वो टेस्ट ट्यूब में ब्लड को, एक टेस्ट ट्यूब, एक रफ आपको लाइन डायग्राम के जरिए फिर से बता रहा हूँ, एक ट्यूब है, ओके, ग्लास का जो ट्यूब होता है, तो उसके अंदर एक बड़ा सा टेस्ट ट्यूब में अगर हम ब्लड को डाल दें, ठीक है, ब्लड को एंटी कोएगुलेटेड ब्लड डालें जिसमें वो कोएगुलेशन नहीं होगा, और उसको सेंट्रीफ्यूज कर दें मशीन में। अब सेंट्रीफ्यूज एक तरह की मशीन होती है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। तो एक सेंट्रीफ्यूज कर दें, या बहुत देर तक हम अगर उसको स्टैंड पे भी रख दें बहुत देर तक, हाँ, 1 घंटा 2 घंटा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ देर के बाद क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज के बाद या कुछ देर रखने के बाद इसमें नीचे के हिस्से में सेल्स जमा हो जाएंगे, ओके, मेनली आरबीसीज होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए नीचे का हिस्सा जो है थोड़ा सा डेंसर, यानी वजन होता है, वो जो सेल्स का होता है। फिर ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पानी का होता है, यानी कि फ्लूइड का होता है। तो अगर हम देखें, अगर ब्लड को हम कुछ देर तक टेस्ट ट्यूब में रखें तो उसका कंपोजिशन, यानी इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है अगर हम मालूम करें, तो देखिए तकरीबन 55% उसमें जो है ना एक फ्लूइड होता है, यानी पानी की मात्रा होती है, और 45% जो है सेल्स की मात्रा होती है, ओके, 45% यानी कि 45% उसमें सेल्स की मात्रा होती है, और 55% जो है पानी की मात्रा होती है, ठीक है। इस 55% जो 55% जो पानी है उसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। और ये जो 45% है जो कि सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स अभी हम डिस्कशन करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो सेल्स होते हैं, इस 45% जो होते हैं, इसको ये है सेल्स होते हैं, जिसमें आरबीसीज आते हैं, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं, ओके। मैं वेरी कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको एवरेज वैल्यूज बता रहा हूँ, ठीक है। तो 45% जो है सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लाज्मा। ये 45% को आमतौर पर हिमैटोक्रिट, यानी कि पैक सेल वॉल्यूम भी कहा जाता है, पीसीवी, पैक सेल वॉल्यूम, या हिमैटोक्रिट, ओके, हिमैटोक्रिट। सो ये जो सेलुलर पार्ट है, इसको ब्लड का जो है, तो यानी पूरे खून में हमारे पास जो 5 से 6 लीटर जो बॉडी में जो ब्लड यानी कि खून है, उसमें 55% पानी रहेगा और 45% सेल्स रहेंगे। उस 45% सेल्स में मेजॉरिटी जो सेल्स होते हैं आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं, और कुछ हद तक WBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। तो आमतौर पे WBCs एंड प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं आरबीसी के मुकाबले। अभी हम उसकी नॉर्मल वैल्यूज भी देखेंगे। तो यहाँ पर प्लाज्मा और ये जो सेलुलर कंपोनेंट के बीच में एक छोटा सा लेयर बनता है, इसे कहते हैं बफी कोट, ओके, बफी कोट। तो जो कि आमतौर पे 1% से भी कम होता है कंपोजिशन में। तो हम कंपोजिशन देख रहे हैं, खून के अंदर होता क्या है, तो मेनली सेलुलर कंपोनेंट और प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट है। सेलुलर कंपोनेंट का ही एक कंपोनेंट होता है ये बफी कोट, जो दोनों के बीच में होता है। ज्यादातर आरबीसीज होते हैं, तो बफी कोट में आमतौर पे डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम 1 by 1 देखते हैं। इस 55% प्लाज्मा में क्या रहता है, 55% ये जो प्लाज्मा है, तो इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा के अंदर कंपोजिशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो 55% ये जो प्लाज्मा है, अभी हम ये प्लाज्मा को 100% ले लेंगे, ठीक है। तो ये 100% प्लाज्मा के अंदर 91% जो है पानी है, जस्ट वाटर है, ठीक है। फिर उसके बाद 9% जो है सॉलिड्स, इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और 91% जो है पानी होता है, ठीक है, यानी कि इस प्लाज्मा का।
तो अब ये 9% के जो ये सॉलिड्स हैं, इसमें से 1% जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और जो है बाकी के 8% जो है 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और 8% जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और ये 1% जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जो 1% जो इनऑर्गेनिक सॉलिड चीज होती हैं वो होते हैं बेसिकली आयोन्स, इनऑर्गेनिक आयोन्स। जैसे आपको पता होगा वो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोराइड, फॉस्फेट। सो जो भी है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है, फॉस्फेट्स, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और 8% जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये 8% में से 7% जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है, ध्यान से सुनिएगा, उसे कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, हम अगले वीडियो में प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में फुल डिटेल मालूम करेंगे। तो 7% जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। फिर ये जो बचा हुआ 8% होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। ओके, और जो है आपके शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, एंजाइम्स, हार्मोन्स। सो ये सब चीजें जो है ऑर्गेनिक हो जाते हैं। तो ये प्लाज्मा में है। तो फिर से रिवाइज कर दूं, प्लाज्मा में 91% पानी होता है और 9% सॉलिड्स होते हैं। 9% सॉलिड्स में इसका 1% इनऑर्गेनिक होता है, जैसे कि आयोन्स होते हैं, और 8% ऑर्गेनिक। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, उसके बाद 1% जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक शुगर, फैट, CNPO और एंजाइम्स वगैरह। अब आते हैं सेलुलर कंपोनेंट में, जो कि 45% तकरीबन होता है। तो ये देखिए, सेलुलर कंपोनेंट्स में जो इंपॉर्टेंट वन है, सेलुलर कंपोनेंट्स में जो इंपॉर्टेंट वन है, 3 तरह के सेल्स होते हैं सेलुलर कंपोनेंट में। सो फर्स्ट जो है रेड ब्लड कार्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसका नाम भी है RBCs, शॉर्ट फॉर्म में RBCs भी कहते हैं। इसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ओके, एरिथ्रोसाइट्स। सो जनरली इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ऑन एन एवरेज इट इज 5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। ओके, 5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अगर माइक्रोलीटर 10⁻⁻⁶, ओके, यानी 1 लीटर का -6वां हिस्सा 10⁻⁻⁶। सो 1 माइक्रोलीटर में 5 मिलियन सेल्स होते हैं। ओके, ऑन एन एवरेज। मेल्स में ज्यादा कम, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, अकेले एक RBC पे 2-3 वीडियोस बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट सेल होता है WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। तो नॉर्मली ये जो है 4000 से लेके 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर होते हैं, ठीक है। फिर फाइनली और एक इंपॉर्टेंट सेल है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स जो है 1.5 लाख से लेके 4 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर होते हैं। तो याद रखिए 3 इंपॉर्टेंट सेल्स है, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। ये सेलुलर कंपोनेंट में RBCs जो है मिलियंस में होते हैं, प्लेटलेट्स लैक्स में होते हैं, और WBCs थाउजेंड्स में होते हैं, ठीक है। तो ये सेलुलर कंपोनेंट हो गया, ये प्लाज्मा का कंपोनेंट हो गया। यानी कि कंपोजिशन के बारे में हमने देख लिया। तो ब्लड में क्या क्या होता है, पूरे ब्लड में हम देखें तो इसमें 55% प्लाज्मा है, फिर सेल्स है। तो सेलुलर कंपोनेंट में ये रहेगा, और प्लाज्मा यानी फ्लूइड पार्ट पोर्शन में ये चीज रहेगा जिसमें इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। अब आते हैं दूसरे भाग पे, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ओके, यानी ब्लड का फंक्शन क्या है। तो मैं आपको जस्ट ब्रीफली बता दूं, मेरे ब्लड के काफी फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है न्यूट्रिटिव फंक्शन, यानी कि ब्लड जो है न्यूट्रिशन यानी कि जो भी हम खाने की ग़िज़ा खाते हैं, जो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स है, वो GI ट्रैक्ट यानी कि आपके अंतड़ी यानी कि इंटेस्टाइन से दूसरे पूरे ऑर्गन सेल्स तक पहुंचाता है। तो ब्लड एक मीडियम है, तो उसके न्यूट्रिटिव फंक्शन हो गया। ब्लड का रेस्पिरेटरी फंक्शन है, तो ब्लड से जो है जो रेस्पिरेटरी गैसेस, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पहुंचते हैं, तो लंग्स से जो है ऑक्सीजन
दूसरे सेल्स तक पहुंचाना और दूसरे जो सेल्स से लेके मेटाबॉलिज्म से जो होता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स तक पहुंचाने का काम भी ब्लड भी होता है। तो ब्लड के जो फंक्शंस हैं तो उसको मैं फिर से यहाँ पे लिख दूं वन बाय वन, जस्ट ब्रीफली आपको बता रहा हूं। तो पहला, जैसे मैंने आपको कहा था, पहला फंक्शन है ब्लड का न्यूट्रिटिव फंक्शंस। ओके, बहुत से फंक्शंस है, जस्ट ब्रीफली आपको अभी बता रहा हूं ये, क्योंकि इंट्रोडक्टिव फंक्शन ये वीडियो है। न्यूट्रिटिव फंक्शन है, फिर रेस्पिरेटरी फंक्शन है, फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी फंक्शन है। सो ब्लड के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी यूरिया वगैरह, जो ब्लड के जरिए ही वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे कि किडनी है, स्किन है, उससे एक्सक्रीट हो जाते हैं। फिर ब्लड एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, यानी कि ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है बहुत से केमिकल्स को हमारे जिस्म में, ठीक है, जैसे कि हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना है। ओके, जो हम दवा खाते हैं, जो ड्रग्स है, तो जहाँ पे इंजेक्शन देते हैं वहां से खून के जरिए पूरा दिमाग को भी जाएगा, हाथ पैर में भी जाएगा, जो भी जाएगा वो एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है। ठीक है, तो ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम भी है। ब्लड जो है इम्यूनिटी में हेल्प करता है, यानी कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ब्लड में कुछ सेल्स होते हैं जो कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कि WBCs है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, सेलुलर इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज भी होते हैं। ओके, तो जो है बी लिम्फोसाइट्स वगैरह जो एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों के लिए ब्लड बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड का एक फंक्शन है इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। ब्लड जो है बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके बारे में भी हम डिटेल बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है और इसमें जो है लेटेंट हीट होती है, तो इस वजह से उसका डिटेल पूरा डिस्कशन है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। ओके, सो ब्लड जो है इवापोरेशन करने के लिए उसकी वजह से जो है बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। फिर उसके बाद ब्लड हेल्प्स इन होम्योस्टेसिस। आपने जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा होम्योस्टेसिस, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी। ओके, होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए भी ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि एसिड बेस बैलेंस है बॉडी का, ये बॉडी टेम्परेचर खुद एक मैकेनिज्म है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है बॉडी का, वाटर बैलेंस है, वो सब मेंटेन करने के लिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और लास्टली स्टोरेज फंक्शन। सो ब्लड के अंदर काफ़ी चीज़ें स्टोर भी हो करके रख सकती है बॉडी जब ज़रूरत पड़े, जैसे कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, ग्लूकोज को और कुछ एंजाइम्स वगैरह, जो भी है ब्लड स्टोरेज फंक्शन भी है। तो ये रहे ब्रीफ फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, उसके बाद RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। थैंक यू।